बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की वीडियो क्लास 12th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि अर्थशास्त्र का, इसके बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है आने वाले 2-3 दिन में ही, दैट मीन्स 19 मार्च 2025 को इकोनॉमिक्स का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए, इसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के लिए हम अपना सबसे पहला जो सैंपल पेपर है उसको डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, और ऐसे ही हम आपको कम से भी कम 4 से लेके 5, जी हाँ बच्चों, 4 से लेके 5 सैंपल पेपर करवाएंगे। और आप यकीन मानो बच्चों कि अगर आपने इतने सैंपल पेपर कर लिए तो 80 आउट ऑफ आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है ना बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। एक बार आप सभी बच्चे अपने पेपर को यहाँ पे देख लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको सीरीज दे दी जाएगी और आपको ना 3 सेट में से कोई भी एक मिलेगा, लेकिन ये सैंपल पेपर तीनों सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सेट तीनों लिख रखे हैं। ओके, अब देखेंगे बच्चों, तो पेपर में ना आपके 34 प्रश्न होंगे और 2 खंड होंगे। खंड का होगा समष्टि अर्थशास्त्र का और खंड का होगा भारतीय आर्थिक विकास का। पूरे पेपर के अंदर आपके 20 एमसीक्यू होंगे, यानी कि 10 एमसीक्यू आपके सेक्शन ए के अंदर होंगे और 10 एमसीक्यू सेक्शन बी के अंदर होंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर के आपके 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में। ठीक है, 4 अंकों के 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 4 नंबर के 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 4 नंबर के 6 क्वेश्चन, नहीं सर 3 होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, 4 नंबर के 3 सेक्शन ए और 4 नंबर के 3 सेक्शन बी में। फिर 6 नंबर के आपके 4 होंगे दीर्घवृत्तीय प्रश्न, यानी कि 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है और इजीली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेम इंग्लिश में देखेंगे तो आपका एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक होगा इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। ठीक है, कुल 20 एमसीक्यू होंगे, 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एंड 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। आधे आधे बटेंगे दोनों सेक्शन में। तो बच्चों हम इस पेपर को 2 वीडियो में समझेंगे। ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम खंड का यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को पूरा का पूरा समझने वाले हैं एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से। बाकी खंड खा जो रहेगा इसके लिए मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो सारे बच्चे यहाँ से जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड ए प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में कहें तो सेक्शन ए हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बड़े ध्यान से सुनो, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज। ओके, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचो और गैस करो कि सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपको 2 कथन दे दिए जाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन 1 जो है बच्चों, ये परिभाषा है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की। अब क्या होता है तो ध्यान से देखो, किसी एक अर्थव्यवस्था को घरेलू सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की, सभी सेवाओं का मूल्यांकन उस आधार वर्ष की जो कीमतें हैं, जो स्थिर कीमतें होती हैं, उस पर किया जाता है। उसको वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, यानी कि रियल जीडीपी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि भारत जो है, ठीक है, भारत की किसी एक टाइम पीरियड में, एग्जाम्पल के लिए 2023 में, ठीक है, 2023 में इस पूरी अवधि में जो भी वस्तुएं प्रोडक्ट की गई, ठीक है, अंतिम वस्तुएं, जो भी सेवाएं थी, इन सभी का मूल्यांकन करना किस आधार पे, जो आम कीमतें हैं, स्थिर कीमतें, इसके आधार पे करना, इसको बोलते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब कोई भी सकल घरेलू उत्पाद देखा ना, रियल जीडीपी जो है ना, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सूचक होती है। तो कथन 2 यही कहा गया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद केवल उत्पादन मात्रा में जब परिवर्तन होता है, इसी के बाद परिवर्तन हो सकता है, और ये आर्थिक विकास का सूचक होती है किसी भी कंट्री का। बिल्कुल सही है बात भाई। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों कि दोनों ही कथन, पहला और दूसरा, सही है। तो हमारा ए वाला जो है ना ये सही हो जाएगा।
ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 आपकी जो है ना यहाँ पे बताती है कि जो रियल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको कैसे बेसिकली डिजाइन किया जाता है, यानी कि कैसे इसको मापा जाता है। और सेकंड में कि इट चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये तभी चेंज होती है जब प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज होती है। और जीडीपी जो है ना, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी भी देश का इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट है आपका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ बच्चों कि हमारे जो देश में बजटीय नीतियों को क्रियान्वित किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारे देश में जो बजटीय नीतियां होती हैं इनको कौन क्रियान्वित करता है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। कौन करता है बच्चों? फटाफट से बताओ, बजटीय नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है? तो ये तो सर जी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो भी हमारी क्या नाम है बजट पॉलिसीज होती हैं इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? हमारा जो वित्त मंत्रालय यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये करती है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति पर पुनर्क्रय प्रस्ताव के बदले जो व्यावसायिक बैंकें होती हैं इनको कुछ टाइम पीरियड के लिए ऋण दे देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रेपो दर, यानी कि रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ये रहा, देखो इंग्लिश में आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पहचानना है। फॉर्मूला किसका होना चाहिए? निवेश गुणांक का। ठीक है, तो निवेश गुणांक का मूल्य क्या होता है बच्चों? फटाफट से सोचो। निवेश गुणांक का जो मूल्य है ना वो होता है 1/1 एंड MPC। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आपके कई सारे क्वेश्चन एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किसके बारे में है? केंद्रीय बैंक के बारे में। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो सबसे पहले आपको बात पता क्या चल गई कि जो RBI है ये भारत का केंद्रीय बैंक होती है। ठीक है, तो MCQ में आ सकता है अलग से कि भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरी, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935 में हुई थी। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ओके, अगर हम बात करें पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च वित्तीय संस्थान की तो RBI है। ओके, अब RBI जो है ये राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली और नीति की देखरेख तथा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सारी बातें केंद्रीय बैंक के बारे में बिल्कुल सही है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में। ओके, तो अब आप यहां से ऑप्शन चूज करो कौन सा सही होगा जिसमें सारी की सारी बातें आपके सही हैं। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, आप भी सारे बच्चे लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में मन ही मन सोचते चलो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमें चयन करना है। चलो देखते हैं, नीचे से शुरुआत करेंगे। देखो, उपभोग वक्र जो है ये कभी भी अक्ष को नहीं काटता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब आय में वृद्धि होती है यानी कि जब पैसों में वृद्धि होती है तो APS कमी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। आय के समविच्छेद बिंदु पर APS का जो मान है ये शून्य होता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहना कि जो निवेश गुणांक है, निवेश गुणांक का न्यूनतम मूल्य शून्य होता है, ये गलत है, क्योंकि निवेश गुणांक कभी भी शून्य पे नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल इज 0, नॉट अ राइट स्टेटमेंट, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर है, एक जो डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फटाफट से सोचो, सिंपल सी बात है। जब सरकार को हम टैक्स भरते हैं और प्रत्यक्ष में जैसे वस्तु एवं सेवा कर है, तो क्या हम सरकार को डायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं? नहीं, पहले हम कंपनी को दे रहे हैं, फिर वो कंपनियां सरकार को टैक्स भर रही हैं। मूल्य वर्धित यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी नहीं होगा। जो बेचने वाले टैक्स है वो होता है? नहीं, ये कौन सा होता है बच्चों? आयकर, यानी कि हम जो कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। सिंपल सी है, जैसे मान लेते हैं आपके घर में अगर कोई 25 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा कुछ, है ना, तो वो डायरेक्टली टैक्स किसको भरेगा? इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आपने एक 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, अब उस पर भी आपका टैक्स लग रहा है 28%, तो वो जो टैक्स है ना वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे नहीं रहे, आप दे रहे हो उस कंपनी को, बिस्किट वाली को, और वो कंपनी का जो भी उसका टर्नओवर होता है उस हिसाब से वो देती है गवर्नमेंट को, है ना। तो ये चीजें थी, समझ गए? चलो
अब है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बच्चों आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है चालू खाते की मदों में कौन सा सही है। तो चालू खाते की मदों में सबसे पहले ये दृश्य मद है, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात, जैसे आप पैसे डालते हो पैसे निकालते हो, तो ये सबसे पहला मद है इसका। दूसरा अदृश्य मद है, यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान होता, जो सेवाएं होती हैं उसका आदान प्रदान होना। एक पक्षीय अंतरण, ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, उपरोक्त तो सभी। अब आपसे 3 नंबर में अगर पूछा जाए बताओ बच्चों चालू खाते की मदों में कौन सा सही है, या फिर चालू खाते की मदें लिखिए, तो ये बता देंगे आप, है ना। विच इज करेक्ट अमोंग द आइटम ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बारे में ये सारी बातें आपके सही है, तो ऑप्शन डी है। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जीडीपी के बारे में फिर एक एमसीक्यू आ गया। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमतों पर ज्ञात किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी एक टाइम पीरियड में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो किसी भी सर्विस का हो, तो उसकी जो वर्तमान कीमत है ना, उसके आधार पर उसको ज्ञात किया जाना क्या कहलाता है बच्चों, इसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। क्या बोलते हैं, मौद्रिक जीडीपी, यानी कि मॉनेटरी जीडीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद में आगे बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं कि जब देश की सरकार या फिर देश का जो केंद्रीय बैंक है ये घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल रूप से घटाती है, बाहरी मूल रुपए में घटाती है, तो उसे डैश कहते हैं। इससे आयात महंगी और निर्यात सस्ती हो जाती है। सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत होता है बच्चों, फटाफट से सोचो किसमें होता है। ये जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तब होता है। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन, इस प्रकार से देख लेंगे आप। यहाँ पे इंग्लिश में आपका ये ए वाला जो है ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभी तक के आपके सारे 10 एमसीक्यू आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो फटाफट से सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए। लाइव में जो होंगे मैं उनके चैट सेक्शन पढ़ लूंगा, और आपको समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिए बाद में। ओके, चलो अब बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा न्यूमेरिकल वाला आ गया, मैथमेटिक्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 75% उपभोग पर व्यय किया जाता है। यदि निवेश में 1,000 रुपये हो तो ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, एक कोई भी देश की इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ पे जो भी आय उनके पास में होती है उसका 75% ये लोग क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि निवेश में वृद्धि हुई है 1,000 रुपये, तो अब आपको क्या निकालना है, आय में कुल वृद्धि निकालनी है और उपभोग व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई है ये निकालनी है। ठीक है, 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो आइए निकालेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एमपीसी। तो एमपीसी कितना है हमारा बच्चों, 75%। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 75/100, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। अब एमपीएस कैसे निकालेंगे, तो एमपीएस 1/3 मतलब 1 - 3/4 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी प्रकार से तो यहाँ पे के जो है हमारा कितना हो जाएगा, के 1 में एमपीएस इक्वल टू पहला ये, ठीक है, 1 में एमपीएस है, तो एमपीएस हमारा कितना निकला था 1/4, तो सीधा ये कर दिया और काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो अब निकलेगा सबसे पहले हमारा क्या, अब निकलेगा आय में कुल वृद्धि और उपभोग में। ओके, तो हमारे सामने के निकल गया है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि होगी हमारी 4,000 रुपये, इस प्रकार से। ठीक है, और कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय होगा बच्चों, इसको हम घटा देंगे तो ये होगा हमारा 3,000 रुपये। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कैसे हमने इसको निकाला। आय में वृद्धि होगी आपकी 3,000, 4,000 आई थिंक, है ना, 4,000, और व्यय कितना हो गया 3,000 हो गया, बस निकल गया आंसर आपका यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई, 3 बताओ। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा निम्नलिखित है। सबसे पहली बात करते हैं उपभोग वस्तुओं की, उपभोक्ता बेसिकली कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। ये वे अंतिम वस्तुएं हैं, वे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। उपभोक्ता के द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं। सिंपल सी बात है बच्चों, आप एज ए कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो आपने जिस भी वस्तु को खरीदा है, ठीक है, जिस वस्तु को या फिर कह सकते हैं बेसिकली बेचा है, तो उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, दूसरा आता है पूंजीगत। ये ऐसी अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती हैं, किसी प्रोडक्शन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।
ये उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करती हैं तथा इनकी प्रकृति टिकाऊ होती है। यानी कि कुछ ऐसी अंतिम वस्तुएं जो हमारे पास रहती हैं, ठीक है, हमारी जो परिसंपत्ति उसमें वृद्धि करती हैं, साथ ही ये हमारे उत्पादन में भी सहायक होती हैं, इकोनॉमिकली भी हमें फायदा पहुंचाती हैं, ये पूंजीगत होती हैं, ठीक है। फिर अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोग व निवेश के लिए उपलब्ध हो, यानी कि दोनों के लिए उपभोग भी किया जा सके और निवेश भी किया जा सके। ये पुनर्विक्रय या मूल्य वर्धन के लिए नहीं होती, यानी कि इनको दोबारा बेचा नहीं जा सकता है, इनको ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। उपभोक्ता के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाएं अंतिम वस्तुएं होती हैं, यानी कि उपभोक्ता ने जो भी वस्तु का उपयोग किया है, ठीक है, जो भी सेवा का उपयोग किया है उसे हम अंतिम वस्तु बोल देते हैं, ओके। फिर आती है मध्यवर्ती वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी एक ही वर्ष में पुनः बिक्री की जा सकती है या अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अर्थात मध्यवर्ती वस्तु कैसी हो गई? ऐसी वस्तुएं, ऐसी सेवाएं जिनका एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी एक ही ईयर में दोबारा से पुनः विक्रय किया जा सकता है या फिर कच्चे माल के रूप में उसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिसका रूपांतरण संभव है। ये प्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। उत्पादकों के द्वारा प्रयोग की गई सेवाएं जैसे कि वकील की सेवाएं, कच्चे माल, ये सभी किसमें आ जाती है? जो मध्यवर्ती वस्तुएं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके चारों की चारों डेफिनेशन जो थी, उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, फिर पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वगैरह सारी चीजें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा ये है, इसी में अथवा है आपका, कल्याण से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है, समझाइए कैसे? बहुत ही आसान है बच्चों। देखो, सबसे पहले कल्याण क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। कल्याण, इसका तात्पर्य है लोगों के भौतिक सुख सुविधाओं से। जैसे हम बोलते हैं ना कि तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, है ना, तो ऐसे ही कल्याण का तात्पर्य होता है हमारे भौतिक सुख सुविधाओं से। यह अनेक आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक जैसे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कितना है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, जनता जो है, उनका उपभोग का स्तर कितना है। अब गैर आर्थिक कारण जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक शांति इत्यादि होते हैं, ठीक है। वह कल्याण जो आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे आर्थिक कल्याण कहते हैं, और जो गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे गैर आर्थिक कहते हैं, और दोनों को योग को सामाजिक कल्याण कहते हैं, ठीक है ना। आगे समझे अच्छे तरीके से कल्याण क्या है? कल्याण एक प्रकार से भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो आर्थिक और गैर आर्थिक में डिपेंड करती हैं। अब आर्थिक पे जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, उपभोक्ता की स्तर की आय हो गई, ये दर्शाती है, जिसे गैर आर्थिक बोलते हैं, और मतलब आर्थिक बोलते हैं। और गैर आर्थिक में क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक शांति, ये डिपेंड करती है। और जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो इसको सामाजिक कल्याण बोल देते हैं। हो गया आंसर, ठीक है। अब ये समझो कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, इसमें क्या संबंध है? देखो, सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसे? जब किसी देश की जीडीपी उच्च होगी तो सिंपल सी बात है वहां पे वस्तुएं और सेवाएं, ये अधिक उत्पादन हो रहा होगा उसका, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि लोगों के पास में कल्याण पहले से अच्छा है, ठीक है। सरल शब्दों में उच्चतर जीडीपी का तात्पर्य लोगों की कल्याण में वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर किसी देश की जीडीपी उच्च है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का कल्याण अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा है ना, कि जो कंट्रीज होती हैं वो अब नागरिकों से उनका जो सुरक्षा कवच है वो हटता जा रहा है। तो ऐसे ही हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि किसी भी देश की अगर जीडीपी उच्च है तो वहाँ पे कल्याण भी उच्च होगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है ना, ये चीज़ें थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चों, यहाँ से देखो आप सारे के सारे क्वेश्चन को। डिफाइन एनी फॉलोइंग, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देख लीजिए सबसे पहले बच्चों कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इसके बारे में, ठीक है। सेकंड पे हमने जो पढ़ना था वो ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। बिल्कुल है। तो सबसे पहले वेलफेयर होता क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के दे दी गई हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन ये है, एक अर्थव्यवस्था में आय का जो हमारा संतुलन है वो है 12,000 करोड़ रुपए, ठीक है।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्तियों का अनुपात है 3:1। तो अर्थव्यवस्था के नए संतुलन स्तर 20,000 करोड़ के लिए कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी? तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, आय का संतुलन स्तर दिया गया 12,000 करोड़। तो हमने लिख दिया गया है 12,000 करोड़। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस, ठीक है, एमपीसी है। ठीक है, ये जो ना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये एमपीसी है और बचत प्रवृत्ति एमपीएस है। इनका अनुपात कितना है? 3:1। ओके, तो हमें निकालना क्या है? अतिरिक्त निवेश निकालना है। ओके, तो लिखेंगे एमपीएस को हम 3/4 लिख देंगे, एमपीसी को 3/4 लिख दिया और एमपीएस को 1/4 लिख दिया। तो निकालना क्या है? अतिरिक्त निवेश, जो कि हमारा ये हो गया। अब देखो, नई संतुलन आय के लिए हमें क्या करना है? नई संतुलन आय हमारे कितनी है? 20,000 करोड़ रुपए है। ओके, तो अतिरिक्त निवेश के लिए 20,000 में से जो हमें दिया गया है हम उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 8,000 करोड़ रुपए। तो K = 1/MPS, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 को अब हमें 8,000 करोड़ से डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से हमारा जो अतिरिक्त निवेश है वो निकल के आ जाएगा 2,000 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। और एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको ना कठिन तरीके से जो टेबल होती है ना, टेबल ऐसे डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, टेबल में, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है या फिर आपको जो भी मटेरियल मिलता है स्कूल की तरफ से, आप उसमें पढ़िए और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो फोर्थ का हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा पूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो आ जाइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मुद्रा क्या होती है, यानी कि हम जिसे मुद्रा करेंसी कह सकते हो आप, या फिर पैसा बोल सकते हो। तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम मूल्य की माप, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से विनिमय किया जाता है, जिससे हम किसी भी देश के मूल्य को माप सकते हैं, मूल्य को संचय किया जा सकता है, भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार मुद्रा क्या है? मुद्रा को उन तरल वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समग्र आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकती है। अर्थात मुद्रा को हम क्या मानते हैं? मुद्रा को हम ऐसी परिसंपत्ति में डेफिनेट करते हैं जो कि किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। अगर हमारे देश के पास में फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा तो जो शेयर मार्केट है वो गिर जाएगा, है ना, लोगों को पता ही नहीं होगा कि पैसा कितना क्या नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पे कि मुद्रा जो है ना वो किसी भी देश की इकोनॉमी की हर एक एक्टिविटी पे असर डालती है। अब मुद्रा की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो सिंपल सा, सबसे पहले किसी समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अर्थात किसी भी टाइम पीरियड में, जैसे 2023 या 24 की बात कर लो, किसी भी एक साल की, तो उस समय भारत के पास में या फिर किसी भी कंट्री के पास में जितनी भी मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति को स्टॉक के रूप में भी जान सकते हैं, यानी कि हमारे पास में कितना स्टॉक है। अभी के टाइम पे देखेंगे तो भारत के पास में 500 के आसपास जो है ना, क्या नाम है, बिलियन डॉलर्स के आसपास में है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था का स्टॉक चर है। मुद्रा की पूर्ति को मापने के कई तरीके हैं। ठीक है, अर्थात जो मुद्रा की पूर्ति है ये अर्थव्यवस्था का एक स्टॉक चर है। सेकंड पॉइंट, मुद्रा की आपूर्ति को मापने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, परंतु मानक रूप से इसके अंतर्गत सामान्यतः प्रचलित किसमें होता है? करेंसी और मांग जमाव में। अब मुद्रा पूर्ति कैसे निकालते हैं? तो मुद्रा पूर्ति C+ में DD। अब ये क्या हो गया भाई? C+ DD। C है प्रचलन में करेंसी यानी कि जो जनता के पास में है, और D है मांग जमाव को दर्शाता है। तो दोनों को RBI के द्वारा नियंत्रित और विनिमय किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये डेफिनेट करना था। अगला, साख नियंत्रण के उपकरणों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साख नियंत्रण के उपकरण। आ जाओ, साख नियंत्रण के उपकरण। सबसे पहला आता है बच्चों यहाँ पे रेपो दर। अब रेपो दर क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक यानी कि जो RBI है ये वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति यानी कि जो पैसा इसके पास में होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको ये पुनर्क्रय करती है। किसको? व्यावसायिक बैंकों को कुछ टाइम के लिए ऋण देकर। इसी को बोलते हैं रेपो दर। ओके, अब बैंक दर क्या होती है? तो जिस दर पर भी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी वाणिज्यिक बैंक को कुछ लंबे समय तक
ऋण देता है उसको बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, फिर है नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CR। तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास में कानून जमा कराना होता है, इसे नकद आरक्षित कहते हैं। यानी कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक है उसके पास में मान लेते हैं कि उसे चाहिए होते हैं 100 रुपए। ठीक है, अब उसके पास में पैसे थोड़े ज्यादा हो गए, 100 के मान लेते हैं 110 हो गए, 20 हो गए, तो बाकी जो पैसा होगा ना वो उसे देना पड़ेगा किसे, केंद्रीय बैंक को। किस रूप में कि क्या नाम है, कानूनी सहायता के लिए, या फिर कानूनी सहायता नहीं मतलब नियम है बेसिकली एक प्रकार से। ठीक है, अगला रिवर्स रेपो दर, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास में अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति के पुनर्विक्रय प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, तो साख नियंत्रण के ये 4 तरीके हैं। सबसे पहली है आपकी रेपो दर, फिर है बैंक दर, नगद आरक्षित और रिवर्स। इंग्लिश में व्हाट इज मनी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई। तो मनी क्या है और मनी यानी कि करेंसी क्या है, अकॉर्डिंग टू RBI करेंसी क्या होती है, और सप्लाई ऑफ मनी का क्या मीनिंग है और कैसे पूरा किया जा सकता है, यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल के क्या क्या टूल्स हैं, सबसे पहला है रेपो रेट, फिर बैंक रेट, फिर कैश रिजर्व रेशियो एंड यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, इस प्रकार से। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अब ये आगे है बच्चों हमारा 4 नंबर का आखिरी, फिर आएंगे आपके 6 नंबर के। क्वेश्चन क्या है, बजट व्यय किसे कहते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर कीजिए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बजट व्यय क्या होता है, इससे तात्पर्य ये होता है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमानित व्यय, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में, एग्जांपल के लिए 2023 मान लीजिए या फिर 2024 मान लीजिए, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह तय करना कि कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसका अनुमान लगाना, उसको बजट व्यय बोलते हैं। ओके, अब राजस्व व्यय क्या होता है, तो जो राजस्व व्यय होता है ना, ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो परिसंपत्तियां होती है ना उसमें ये वृद्धि नहीं करते हैं। ये सरकार दायित्व में कोई कमी भी नहीं करते हैं, यानी कि पहली बात राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं करते, साथ ही उनके दायित्व में कोई वृद्धि नहीं करते हैं, जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना आदि पर व्यय। ठीक है, ये आवृत्ति प्रकृति के होते हैं, यानी कि चलते ही रहते हैं। ओके, अब पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय ये सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है, परिसंपत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या नाम है, एसेट। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब पूंजीगत व्यय वृद्धि करते हैं और ये सरकार के दायित्व में कमी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं विद्यालय भवनों का निर्माण है, तो ये किसी को ठेका दे दिया, किसी ठेकेदार को, बस काम करने लगे वो। पुराने ऋण का भुगतान करना, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय करना, और ये आवृत्ति प्रकृति के नहीं होते, एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों पूंजीगत व्यय में और ये राजस्व व्यय में। और बजट व्यय क्या होता है, ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर रेवेन्यू और फिर कैपिटल। ओके, सारी चीजें अच्छे समझा रखी है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब बात करेंगे बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन की, बड़े ध्यान से और अच्छे से समझें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय अनुमानित मापने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आय अनुमानित यानी कि राष्ट्रीय आय को मापन की जो विधियां हैं उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए तथा सावधानियां भी लिखिए। अब आपको कौन सी विधियां बतानी है, राष्ट्रीय आय को अनुमानित करने की मापने की एक आय विधि बतानी है और एक उत्पाद विधि अथवा जिसे मूल्य वर्धित विधि बोलते हैं ये बतानी है। ओके, चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय अनुमानित मापने की आय विधि। ठीक है, पहले आय विधि की बात करेंगे, फिर हम लोग आय विधि की सावधानियां देखेंगे और फिर हम बात करेंगे आपकी जो दूसरी वाली है ना, क्या नाम है, उत्पादित विधि यानी कि मूल्यवर्धित विधि, फिर इसकी सावधानियां। ओके, ध्यान से देखेंगे सारी चीजों को। सबसे पहला राष्ट्रीय आय अनुमानित विधि, तो इसमें आता है सबसे पहले प्रथम चरण साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि NDP। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, जो निवल घरेलू साधन आय होती है NDP, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है,
और प्लस में प्रचलन अधिशेष और स्वनियोजित एवं स्वयं नियोजित मिश्रित आश्रित आय। ठीक है। द्वितीय चरण में साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू समान लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्लस में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय। अब इसमें क्या नाम है, एनएनपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस में एनएफआई ये होता है। ओके, अब जब ये आप विधि लगाओ तो आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहली, इसमें हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करना होता है। आय विधि के अंतर्गत पूंजीगत लाभ को भी सम्मिलित नहीं करते हैं। साथ ही स्वयं उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु से उत्पन्न आय को सम्मिलित करते हैं और उत्पादनकर्ता उत्पादन मुक्त सेवाओं को प्रदान करने में सम्मिलित करता है। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। सेकंड में आप किया जाती है बच्चों जो मूल्यवर्धित विधि है, इसके बारे में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मूल्यवर्धित विधि का प्रथम चरण क्या होती है, ठीक है, फिर सेकंड चरण क्या होता है, फिर थर्ड, उसके बाद में आपका ये फोर्थ। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है एक बार देखो, पहले प्रथम चरण में क्या होता है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीएमपी कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य कितना है, ठीक है, उसके बाद में प्लस करेंगे द्वितीयक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य और फिर प्लस करेंगे तृतीयक क्षेत्र के द्वारा सकल वर्धित मूल्य। या फिर आसानी से ऐसे निकाल सकते हो कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीएमपी को निकालने का एक तरीका ये भी है, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन और मध्यवर्ती उपभोग। सेकंड चरण, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एमपी माइनस में मूल्यह्रास कितना हुआ है। ठीक है, फिर शुरुआती प्रत्यक्ष दर, ये सारी चीजें और सावधानियां। तो इसमें दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए, वस्तुओं के पुनर्विक्रय को सम्मिलित ना करें और स्वयं उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बताना था। इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग या फिर मेजरिंग नेशनल इनकम एंड ऑल्सो राइट दी प्रोपोर्शन। तो इनकम मेथड बताना है और प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो इनकम मेथड क्या है, ठीक है, और इसके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फॉर्मूला कैसे निकालना है, और इसके प्रोपोर्शंस क्या क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, फॉर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू और नेशनल इनकम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज। ओके, एंड देन आ जाता है आपका यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, इसके बारे में। ओके ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इस पेपर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें से कंफर्म है कि क्वेश्चन आना ही आना है, भले ही 3, 4 या 6 नंबर किसी में भी आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं बच्चों कि केंद्रीय बैंक, एग्जाम्पल के लिए हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये हमें एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक आखिर होता क्या है और केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों केंद्रीय बैंक आखिर है क्या। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश की, खास करके भारत की, वह सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है जो कि भारत यानी कि राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली और उसकी नीति की देखरेख करना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। सिंपल सी बात है, केंद्रीय बैंक क्या है, ये एक ऐसा इकोनॉमिकल संस्थान है जो कि किसी भी देश की जो मौद्रिक प्रणाली है उसको चलाता है, उसकी नीति को देखरेख करता है, और कमी वगैरह पड़ती है मुद्रा की तो उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है ना, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना अभी हमने एमसीक्यू में देखा था ना 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अब ध्यान से समझो बच्चों, केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, बड़े ध्यान से। ठीक है, देखो, बैंकों का बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। क्या करते हैं भाई, जैसे कोई भी बैंक जो है वो ग्राहकों का सबसे पहले क्या करता है, खाता खोलता है। ठीक है, उस खाते में जैसे आपका बैंक में खाता है तो आपके जो भी जमाएं हैं वो बैंक स्वीकार करती है ना, और आप चाहो तो उससे लोन भी ले सकते हो। तो सेम वैसे ही जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसे पैसा उधार देता है और कुछ लीगली तौर पे कुछ जमाएं उसकी स्वीकार भी करता है। ठीक है, दूसरा काम करेंसी या फिर नोट निर्गमन वाला बैंक, अर्थात ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखो भारत का जो रिजर्व बैंक है ये देश में करेंसी या फिर नोट को छापने वाला, नोट को जारी करने वाला, उसको प्रचलन में लाने वाला एकाधिकार बैंक है। ठीक है, अभी के टाइम पे 1 रुपए का जो नोट है इस पे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है,
1 रुपए के नोट की बात हो रही है, बाकी सारे के सारे नोट, सिक्के वगैरह सब के सब इस पर एकमात्र अधिकार किसका होता है? आरबीआई का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी नोट जारी करने या छापने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया है। अब ये न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है? तो हुआ ये था कि 1957 के बाद में ये न्यूनतम कोष प्रणाली जो था वो कुल 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखते हुए आवश्यकता के अनुसार मुद्रा करेंसी जारी कर सकता है। अर्थात 1957 के बाद में तकरीबन 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखते हुए जब आवश्यकता पड़े तो मुद्रा यानी कि करेंसी जारी की सकती है। ठीक है, जिनमें से कम 115 करोड़ का स्वर्ण और शेष जो है 85 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसके रूप में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों, करेंसी या नोट निर्गमन वाला बैंक। अगला है बच्चों सरकार का बैंक या फिर कह सकते हैं बैंकर। ठीक है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा कह सकते हैं फिर तीसरा कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और राज्यों के बैंकर भी होते हैं। ठीक है, इसमें एजेंट और सलाहकार के रूप में ये काम करता है बैंक, किसके? भारतीय सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एजेंट या सलाहकार के रूप में। ठीक है, यह बैंक राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य को करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, इनके जो भी बैंकिंग कार्य होते हैं उन सभी को यह बैंक करता है। साथ ही यह आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देती है। जब भी गवर्नमेंट कोई बजट बनाने की सोचती है या फिर कोई भी पैसों से संबंधित कोई भी मामला होता है, कोई नीति बनानी होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वो सभी इस बैंक से सलाह लेती हैं। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करती है। ठीक है, जो लोन दिया जाता है सरकार की तरफ से उसका भी प्रबंधन यही बैंक करती है। कौन? केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई। ओके बच्चों, तो अब ऐसे करके आपको सारी चीजें समझ में आ गई ना कि केंद्रीय बैंक क्या होती है, इसके सारे पॉइंट वगैरह अच्छे से। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 17 के अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आप ये कह सकते हो कि आपका एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है। टॉपिक क्या है आपका? असंतुलित बजट का। तो क्वेश्चन क्या है? सरकार के लिए असंतुलित बजट की व्याख्या कीजिए। ओके, तो आ जाइए देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि असंतुलित बजट होता क्या है। तो वह बजट जिसमें सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते, अर्थात सरकार ने जितना सोचा था कि पैसा इतना खर्च होगा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ और खर्चा हो गया है 18,000 करोड़, 20,000 में से खर्चा हो गया 20 में से 22 करोड़, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को असंतुलित बजट बोलते हैं। जितना सोचा था उससे कम या ज्यादा का खर्चा होना। अब ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है बचत का बजट, ठीक है, और दूसरा होता है घाटे का बजट। तो दोनों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो है ना, इनमें से क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, अभी जो आपको बताया ना बैंकिंग वाला और एक बजट वाला, ये इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो लाभ की बात करते हैं। एक सेकेंड, बचत का बजट क्या होता है? बचत का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसकी अनुमानित व्यय से अधिक होते हैं, यानी कि सरकार ने जितना सोचा था व्यय करने के लिए, ठीक है, उससे अधिक उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जब अर्थव्यवस्था अधिक मांग के कारण स्फीति अंतर से लड़ रही होती है, तब बजट का समग्र मांग के स्तर को घटाकर स्फीति अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, समग्र मांग जो है ना, ये दो कारणों से घटेगी। कैसे? सरकार के द्वारा प्राप्तियों में वृद्धि और सरकारी व्यय में कमी के द्वारा। अब इसकी हानियां क्या होती हैं बचत के बजट की? तो सबसे पहले हानि ये होती है क्योंकि बचत के बजट के कारण अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग है ना, यानी कि एडी जो है, इसके स्तर में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः मंदी के समय यहाँ पे सरकार को बचत नहीं देखना चाहिए। ठीक है, यदि बचत के बजट की नीति सरकार के द्वारा नियंत्रित अपनाई जाती रही तो ये संभव है कि समग्र मांग यानी कि एडी में इतना संकुचन हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती चलेगी। यानी कि अगर सरकार अपनी ही झोली भरती रही, ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी और अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन के जाल में
फंस सकती है। ठीक है, तो ये बचत का व्यय हो गया, लाभ और हानियां सारी चीजें। अब बच्चों घाटे का बजट वह है जिसमें सरकार का अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक हो, यानी कि जिससे जितनी उसे प्राप्तियां हुई हैं उससे अधिक तो उसका व्यय हो गया है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होता है कि मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए घाटे के बजट को महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है, यानी कि अगर मंदी चल रही है मार्केट में पूरे देश में तो इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अनुसार मंदी की स्थिति में क्या होता है कि जो समग्र मांग है, एडी का जो स्तर होता है ना, ये नीचे होता है, जिसके कारण निवेश का स्तर बहुत ही नीचा होता है। अब इससे बेरोजगारी जो है वो एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए घाटे का बजट दो तरीके से समग्र मांग को ऊपर उठाता है। सबसे पहला, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को अधिक व्यय के लिए प्रेरित करके, तथा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पे लोगों को अधिक व्यय का उपयोग करके। अब इसकी हानियां भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हानि तो ये होती है कि मुद्रास्फीति की अवधि में घाटे का बजट वांछनीय नहीं होता, यानी कि जब मुद्रास्फीति चल रही हो, ठीक है, पैसे का मूल्यन हो रहा हो, जैसे बात में काल पड़ा था 1967 के आसपास, तो उसमें पैसे का मूल्यन हो गया था $1 की बराबर। ठीक है, उस समय $1 के बराबर 5 रुपए थे 1967 से पहले, और अवमूल्यन जब हुआ तो ये $1 के बराबर 7 से 8 रुपए करना पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो ये घाटे का बजट है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, इस अवधि में समग्र मांग यानी कि एडी जो है ये पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति के स्तर से अधिक होती है। ऐसी स्थितियों में घाटे का बजट समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच में अंतर को और भी अधिक बढ़ा देगा। फलस्वरूप स्फीति का अंतर बढ़ेगा, मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका हिंदी मीडियम में असंतुलित बजट, इसके बारे में। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों यहाँ से देखो, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, एग्जांपल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब इन द डिटेल एनी टू ऑफ इट्स फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक क्या होती है इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके दो फंक्शन, सबसे पहला है आपका यहाँ पे बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक इश्यूइंग करेंसी और नोट्स। ठीक है, एंड देन ये आ जाता है आपका यहाँ पे बैंक और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन अनबैलेंस्ड बजट फॉर द गवर्नमेंट। तो क्या है देख लो यहाँ पे, अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है? ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेविंग बजट, ठीक है, और दूसरा होता है डिफिक्ट बजट। अब सेविंग बजट क्या है यहाँ से पढ़ो, इसका प्रॉफिट में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जो डिफिक्ट बजट है ये क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ से पढ़िए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने खंड का समष्टि अर्थशास्त्र ये पूरा कर लिया। अब जो बच गया खंड खा भारतीय आर्थिक विकास, इसके लिए आपको मैं पार्ट 2 करवाऊंगा। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में, तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले सैंपल पेपर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।